अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 साउंड्स पढ़ेंगे। साउंड आपके पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड की प्रोपगेशन, उसकी प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब साउंड को हमने चैप्टर में इन डिटेल पढ़ना है, तो साउंड वेव्स की प्रोडक्शन सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। जैसे हम यहाँ पर मैंने स्ट्राइक किया तो हमारे पास नॉक की आवाज आई। नॉक क्या होगी? जब हमने यहाँ पर स्ट्राइक किया तो हमारी एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हुई है और आपकी इस शीट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से साउंड आपको मिला है। इसी तरह एयर ड्रम की एग्जांपल है। जो आपने ढोल वगैरह देखे होंगे, जब हम उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ढोल की जो तय होती है वो वाइब्रेट करना शुरू करती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग मीडिया। वो मैंने आपको बता दिया कि ड्रम को जब आप स्ट्राइक करते हैं तो वो उसके पर्दे जो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकंड एग्जांपल इसकी ट्यूनिंग फोर्क की है। ट्यूनिंग फोर्क के इन हेड्स को जब आप इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो इनकी आगे हवा होती है, वो वाइब्रेट करना शुरू। जब एयर वाइब्रेट करती है तो आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है। इसको आप पेज 20 के ऊपर देख सकते हैं। एक्टिविटी दी हुई 11.1, पेज नंबर 20। ये दी हुई एक्टिविटी, इसको आप रीड करें तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह हम इसके एंड को वाइब्रेट करेंगे और आपके पास वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। अब साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसको प्रोपगेट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसको प्रोपगेट करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि एयर के पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे तब वो आवाज आप तक पहुंचेगी। अगर हमारे पास कोई मीडियम मौजूद ना हो तो आपकी जो भी आवाज होगी हम तक नहीं पहुंचेगी, साउंड आपका प्रोपगेट ही नहीं करेगा। उसकी वेव्स प्रोड्यूस होंगे लेकिन साउंड हम तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। आपके पास कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एयर हो। आपके पास कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए जिसमें आपकी वेव्स ट्रैवल करके आप तक साउंड को पहुंचा सके। थर्ड वन है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात की थी कि इसमें आपके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस। ये इस तरह से कुछ आपके पास रिलेशनशिप बनता है आपकी वेव्स का। कुछ यहाँ पर रेयरफेक्शंस होते हैं, यहाँ पर कंप्रेशन, फिर यहाँ पर रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पर कंप्रेशंस बनेंगे। ये आपकी साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर में आपके पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। अब वेव्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपकी जो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बन रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में बन रहे हैं, ना कि इसके परपेंडिकुलर बन रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ये हमने पढ़ी है कि साउंड को प्रोड्यूस कैसे करना है, उसको प्रोपेगेट कैसे करना है और साउंड की नेचर कैसे होती है। साउंड की नेचर होती है लॉन्गिट्यूडनल। साउंड की खसूसियात नंबर 1 पर आपकी आ जाती है लाउडनेस। आवाज की बुलंदी कितनी है ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर। लाउडनेस किसी भी साउंड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम लाउड और फेंट साउंड में कि एक आवाज ऊंची है और एक आवाज कम है, मध्यम आवाज है, तो उन दोनों में हमने डिफरेंस अगर फाइंड करना हो तो हम लाउडनेस के जरिए करते हैं। जो इसकी प्रॉपर्टी अभी लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड पर किस तरह से कि अगर आपका एक एयर ड्रम है उसकी आवाज ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर आप किसी छोटी सी प्लेट के ऊपर किसी चीज को स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी आवाज कम होगी। रादर आपके एयर ड्रम का साइज बड़ा होता है तो उसकी आवाज ज्यादा होती है। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये कितनी जगह पर वो आप उसकी वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई छोटी अगर आप वाइब्रेशंस कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी आवाज भी कम होगी। ज्यादा वाइब्रेशंस कैसे होंगी? अगर आप एयर ड्रम को बार बार स्ट्राइक करते जा रहे हैं तो उससे आवाज भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर एक ढोल आपका वो 1 किलोमीटर दूर बजे तो उसकी आवाज आपको कम आएगी। एक आपके कानों के पास बजा रहा है कोई बंदा तो उसकी आवाज ज्यादा होगी। ये क्या हो कि हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है तो आवाज कम थी, डिस्टेंस कम हो तो आवाज ज्यादा हो गई, जो हमने सुनी है।
नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है नंबर 7 पर पिच। अगर आपने बारीक और तेज आवाज में, बारीक आवाज औरतों की होती है, लड़कियों की होती है, छोटे बच्चों की होती है, और भारी आवाज जो होती है वो मर्दों की आवाज होती है। तो भारी और बारीक आवाज में फर्क महसूस करने के लिए हम पिच का इस्तेमाल करते हैं। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल कहते हैं बारीक तेज, और जो ग्रेव कहते हैं भारी। हमारे साउंड में डिफरेंस फाइंड करते हैं। नंबर 3 है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, एक बंदा बांसुरी बजा रहा है और एक गिटार बजा रहा है, दोनों की पिच जो है, सॉरी, दोनों की लाउडनेस सेम है। लेकिन अगर आपने डिस्टिंग्विश करना हो कि भाई गिटार की आवाज कौन सी और बांसुरी की आवाज कौन सी है, तो उनकी क्वालिटी के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसकी मदद से हम इसको फाइंड करेंगे कि बांसुरी की आवाज तेज होगी और सुरीली होगी, गिटार की आवाज थोड़ी सी भारी होगी। इन कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम साउंड को जानते हैं कि साउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है उसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मींस कि आपका साउंड कितना शदीद है, उसकी शिद्दत कितनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपकी लाउडनेस के लॉ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर आपका ओरिजिनल साउंड हो मीन कि जिसकी आवाज आपने स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है तो उसको हम एल नॉट कह देंगे। और अगर हमने आवाज को तेज कर दिया है, एल माइनस एल नॉट आपके पास डायरेक्ट लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। यहाँ पर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ भी यूज कर लिया, लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट हमने कर दिया। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम यहाँ पर साइन भी चेंज कर सकते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये लॉग आई ओवर आई नॉट। इस फार्मूला की मदद से हम, ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं एल नॉट एंड आई नॉट। एल नॉट आपके पास स्टैंडर्ड लाउडनेस है और आई नॉट आपके पास स्टैंडर्ड इंटेंसिटी है। लाउडनेस और इंटेंसिटी के कुछ यूनिट्स भी होंगे। साउंड के जो लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल होता है उसका यूनिट होता है डेसिबल्स, डीबी की फॉर्म में लिखा जाता है। अक्सर आपने अपने कंप्यूटर के इक्वलाइजर में अगर जाएं तो जहां पर आप साउंड को कम या ज्यादा कर रहे होते हो तो वहां पर डीबी की फॉर्म में स्केल्स बने होते हैं कि कितने डेसिबल्स आपने अमाउंट को, आवाज को बढ़ाना है, कितना कम करना है, वो सारा कुछ हम इससे फाइंड करते हैं। एल माइनस एल नॉट को हम इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, इसको हम इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। इसका यूनिट मैंने आपको बताया था डेसिबल होता है। डेसिबल का, डेसिबल एक छोटा यूनिट है, जैसे कि डेसी यहाँ पर आ गया तो बड़ा यूनिट इसका होगा बेल। 10 डेसिबल्स 1 बेल के बराबर होते हैं। अब जैसे जैसे आप इनकी अमाउंट बढ़ाते हैं बेल्स में भी आपके साउंड की जो इंटेंसिटी है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल बढ़ता जाएगा आवाज की शिद्दत, उसकी लाउडनेस में इजाफा होता जाएगा। इसके लिए एक स्केल बनाया था डेसिबल स्केल, आपके साइड बॉक्स में लिखा हुआ है डेसिबल स्केल की डेफिनेशन पेज 25 के साइड में एक ब्लॉक है डेसिबल स्केल के बारे में बताया गया है। डेसिबल स्केल इज अ लॉगरिथमिक मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स। लॉगरिथमिक मेजर ऑफ साउंड वेव्स की लाउडनेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हम कितने साउंड को बढ़ाएंगे तो लॉग के हमारे से उसकी इंटेंसिटी में कितना फर्क आएगा। लॉग हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी मदद से हम लाउडनेस को कम या ज्यादा मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्लेक्शन और एको ऑफ साउंड। जब साउंड वेव्स को हम एक मीडियम से टकराते हैं या एक मीडियम में हम बोलते हैं तो आवाज वहां से टकरा के वापस आ जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ये साउंड आपका किस तरह रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ रहा है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंसेस बैक इन द फर्स्ट मीडियम। जैसे हम एक रूम में बात कर रहे होते हैं, अगर रूम में चीजें कम मौजूद हो तो दीवारों के साथ हमारा साउंड टकराकर दोबारा हमें सुनाई देता है कि हमने कोई ना कोई चीज बोली है। ठीक है, इसको हम एको ऑफ साउंड कहते हैं। एक क्लियर एको, चूंकि हमको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है 340 मीटर पर सेकंड, मींस एको को सुनने के लिए स्पीड ऑफ साउंड के साथ आप स्पीड ऑफ एयर के साथ इन लाइट
जाएगी, आपकी आवाज़ जाएगी उसी स्पीड से वापस आएगी। तो हम कितने मीटर्स पर सेकंड है, तो हमारे पास डिस्टेंस जो आएगा 34 मीटर्स। 34 मीटर्स का हमें कम से कम डिस्टेंस चाहिए। आपका जो साउंड है 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है जब एक दफ़ा साउंड इंसिडेंट होता है और दोबारा वापस आता है। तो जब एको के लिए एको एको डिस्टेंस में इसको कह रहे हैं कि एको डिस्टेंस के लिए हमें कम से कम डिस्टेंस चाहिए 34/2 70, क्योंकि आपका साउंड दो दफ़ा ट्रैवल कर रहा है, एक दफ़ा जाने के लिए दूसरी दफ़ा टकरा कर वापस आने के लिए। तो हमारे लिए कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होगा अगर हमने एको साउंड को सुनना है। और ये डिस्टेंस हो गया एंड टाइम 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड का आपके ओरिजिनल साउंड में और उसके एको में फर्क आता है। ये इसकी मेन चीजें थी जो हमने एको साउंड में डिस्कस करनी है। एको साउंड में बेसिकली होता है कि आप साउंड वेव्स को एक जगह पर इंसिडेंट करते हो, वहां से वो आवाज टकराकर दोबारा आपके कानों में आती है। तो एको साउंड को परफेक्टली सुनने के लिए हमारे पास कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर्स एंड टाइम डिफरेंस ऑफ 0.1 सेकंड होना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आपके फर्स्ट चैप्टर में हमने ये फार्मूला ड्राइव किया वेव्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास साउंड भी वेव की फॉर्म में होता है तो उसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे। f लैम्डा, f इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट साउंड वेव। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन आपका ये इस चैप्टर में आपके मेजर ये शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। नॉइज पोल्यूशन है, फिर आगे अकाउस्टिक प्रोटेक्शन है एंड आफ्टर इसके ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और मेन अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या मतलब है? नॉइज आपके पास ऐसे साउंड को कहते हैं जो कि हमारे ईयर्स के ऊपर, कानों के ऊपर नागवार गुजरे बात, कोई भी बात हमारी अच्छी ना लगे हमारे कानों को, वो नॉइज कहलाती है। पोल्यूशन वो हमारे डेली लाइफ के जो क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है उसको खराब करती है। कोई भी चीज जो आपके एनवायरनमेंट की क्वालिटी को खराब करती है उसको पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज अगर उस क्वालिटी को खराब करे तो वो आपके पास नॉइज पोल्यूशन हो जाएगी। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पुराने दौर में जो आपके बादशाह होते थे, मुगलिया दौर के बादशाह, तो उन्होंने जब अपनी आवाज को हजारों लोगों को सुनाना होता था तो क्या करते थे, उस टाइम तो आपके पास ना बिजली थी ना माइक्स बने थे, तो फिर उस दौरान ये किया जाता था कि वहां पर छतें इस तरह से बनाई जाती थी कि आपका जो साउंड हो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आगे की तरफ चला जाए। अक्सर आपने अगर पुराना फन तामीर देखा हो तो उनकी छतें इस तरह गोल बनाई जाती है ताकि जो भी आवाज जाए वो वहां पर खत्म ना हो, यहाँ से फ्लैट बैक होकर नीचे सुनाई दे, जो आवाज टकरा के नीचे सुनाई दे। तो इसको हम गूंज या रेवर्बरेशंस कहा जाता है। रेवर्बरेशंस क्या होती है कि आपके साउंड वेव जब टकरा कर छत से टकरा कर वापस आती है और आपके पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है, इन सबको रेवर्बरेशन कहा जाता है। सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल, जो आपके बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो उनकी जो चीजें होती है ना कर्व बनाई जाती है। कर्व क्यों बनाई जाती है मैंने उसको आपको वजह बता दी, ताकि जो भी साउंड है वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर नीचे आपको दोबारा आप सुनाई, इससे जो आपका साउंड है वो ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाई देगा और उसकी जो साउंड एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आपका जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ें होती हैं, वो उनकी आंखें नहीं होती, उनकी आंखों से अंधी होती है, तो उन्होंने अगर अपना रास्ता देखना हो तो वो साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाती है। साउंड वेव जब किसी टकरा के वापस आती है तो वो उसकी मदद से अपने डिस्टेंस को मेजर करती है और अपने रास्ते का तायन करती है। और अकाउस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है? अकाउस्टिक प्रोटेक्शन ये होती है कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि आप कानों को दबा रहे थे, अगर बहुत ज्यादा आवाज हो तो कानों को दबा रहे थे तो आपको आवाज कम आना शुरू होती है। अगर आप उसको और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप कोई तकिया लेके उसको अपने कानों पर दबा लेते हैं। वजह क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या है? जब आप एक तकिया लेके अपने कानों को दबाते हैं तो उसमें आपके पास पोरस मटेरियल आ जाता है जो कि आपके कानों को ढक देता है। पोरस मटेरियल साउंड को अब्सॉर्ब करने की मैक्सिमम कैपेसिटी रखता है, इसलिए आपके जो कारपेटेड रूम्स होते हैं जिनमें कारपेट बिछा होता है वहां पर आपको साउंड की लेवल बढ़ाना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो आपके प्लेन रूम्स होते हैं, जो आपको मार्बल लगा होता है या वुडन रूम्स जो होते हैं, वुडन फ्लोर रूम्स, वहां पर आपकी आवाज ज्यादा गूंजती है, आप कम आवाज से भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन
कारपेट रूम में चूंकि कारपेट एक आपकी पोरस मटेरियल है, जो बात आपकी वहां पर जाएगी वहां पर बैठ जाएगी। तो इसको हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल का मतलब सुनी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी की रेंज किसको कहते, रेंज क्या है? इंसानी कान जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साउंड अपने कानों में सुन सकता है, उसकी जो रेंज है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। इंसानी कान इतनी आवाज को सुन सकता है, ये आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, ऐसी साउंड वेव्स जिनकी जो कि आपके लिए इनऑडिबल हो, इनऑडिबल साउंड वेव्स having frequency more than 20 किलोहर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब अल्ट्रासाउंड हमारे पास कहाँ का इस्तेमाल हो रही है? मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज हो रही है। मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल हो रही है? मेडिसिन में एक्सरेज लेने के लिए, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए ब्रेन अल्ट्रासाउंड को यूज कर रहे हैं। और थायराइड ग्लैंड्स की फंक्शनिंग के लिए हम वो आयोडीन 131 को यूज करते हैं। उसको जो भी आपकी जिस्म की इंटरनल आपकी डिजीजेस हैं उनको डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। कि साउंड रेज, हमारे साउंड रेज जो होती है जो कि हम सुन नहीं सकते, वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है, वो वहां से मैलिग्नेंट पार्ट को टच करके ऊपर की तरफ आ जाती है और हमें एक स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है कि हमारा कौन सा पार्ट ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है। इसी तरह इंडस्ट्री में जो आपका यूजेज है, इंडस्ट्री में अगर आपने बड़े बड़े पाइप्स बना रहे हो, उनमें अगर लीकेज देखनी हो, उनमें क्रैक्स देखनी हो, तो हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को उनमें से पास आउट करवाते हैं। जब उनमें से पास आउट करवाते हैं, अगर आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाए, जिस जगह पर डिस्टॉर्ट होगा वहां पर आपका क्रैक मौजूद होगा, ये आपका इंडस्ट्री में यूज हो जाता है। उसके बाद हमारे जो नेवी के सेलर्स होते हैं, जो पहले जहाज चला रहे होते हैं, उन्होंने अगर ये फाइंड करना हो कि हम कितनी गहराई वाले पानी में मौजूद है, तो वहां पर अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक शिप मौजूद है, तो यहाँ से वो ये समुद्र की तह है, वो साउंड रेज को यहाँ से भेजेंगे, जब ये दोबारा यहाँ पर रिसीव हो जाएगी, वो इस डिस्टेंस को अंदर जाने वाले बाहर जाने वाले डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और टाइम और स्पीड उनके पास पहले मौजूद है। तो एस इक्वल टू वी टी के फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, वी भी पता है उनको, टी भी पता है, एस हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास सोलार टेक्निक होती है समंदर की डेप्थ को फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास कुछ यूजेस दिए हुए हैं अल्ट्रासाउंड पे, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इनके छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। जैसे सोलार पे होता है टू यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, तो आप इस टॉपिक में से कर लेंगे। I hope you all understand this. Assalamu alaikum.